हिजाब को आप क्या कहेंगी कि ये एक लड़कियों की खुद की पसंद है या सामाजिक या परिवार के दबाव से ये हिजाब पहना जाता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि आपको हिजाब पहनना ही है, ये कोई रूल है बना दिया गया है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई बुज़ुर्ग हैं 60-70 साल के, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी शादी छोटी बच्ची से करा दी जाती है। लड़की का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुद का अवेयर होना बहुत ज़रूरी। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगी? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ आप लव जिहाद से बच नहीं सकते। 3 तलाक जो ये ख़त्म हुआ है, ये प्रथा, कुप्रथा बोलेंगी या प्रथा बोलेंगी, जो ये ख़त्म हुआ है अभी, आप इसे सही मानती हैं? एक महिला थी, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो उसने बोला, मैंने बोला नहीं मैं नहीं बच्चा करना चाहती, हमारे जितने बच्चे हैं बहुत हैं, एटलीस्ट उनके 5 से 6 बच्चे थे। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इस्लाम में 4 शादियों को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या 4 शादियां होना ज़रूरी है? उसके पीछे ये रीज़न नहीं है, इसके पीछे ये सिद्धांत था कि वो चाहते थे कि महिलाओं को समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट मिले, एक अच्छी नज़र से देखा जाए, ना कि उसको गलत समझा जाए। वो उनकी अच्छाई के लिए था। और आजकल आप आधुनिक ज़माने में देखती हैं तो अगर हम बात करें वुमेन्स एम्पावरमेंट की और वुमेन्स में एजुकेशन की, तो बहुत से नाम हमारे सामने आते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और अगर हम बात करें रुड़की की, तो महनाज बख्श जी आज हमारे साथ हैं, जो रुड़की में एक NGO चला रही हैं गर्ल्स में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। पीस नाम से इनका NGO है, जिसका मतलब है पाकिर द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशनल सोसाइटी। तो महनाज जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला पॉडकास्ट जी में। थैंक यू मैम, आपने मुझे इस अवसर दिया मुझे बोलने का और मुझे यहाँ बुलाने का, तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। महनाज जी, जो आप ये NGO चला रही हैं, इसमें आप गर्ल्स के लिए, मतलब महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं, कैसे उन्हें बढ़ावा दे रही हैं, और ये NGO स्टार्ट करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जो मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हूँ, खासकर उनकी विज्ञान में रुचि को बढ़ाने को लेकर, तो जो ये मुझे प्रेरणा मिली है ये मुझे खुद से ही मिली है, और जो मेरे आसपास का माहौल रहा है मुझे उससे मिली है। मतलब ऐसा क्या माहौल रहा है आपके आसपास? मेरा ऐसा रहा है कि मैं जब चाहती थी कि हाँ मुझे भी पढ़ना है, मैं पढ़ने जाना चाहती हूँ, तो वो ये कहते थे कि नहीं नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, हमें नहीं पढ़ाना है। तो मैं देखती थी कि हमारे आसपास भी यही होता था कि लड़कियों की एजुकेशन को लेकर दबा दिया जाता था उन्हें कि ठीक है हम नहीं भेजते हैं, हम क्यों पढ़ाएं तुम्हें, कौन सा पढ़ के तुम्हारी नौकरी लगनी है। तो ये भी एक मिथ बना दिया गया है कि मुस्लिम जो लड़कियाँ होती है, गरीबी भी एक कारण हो सकता है, पर मुझे दूसरा कारण ये भी लगता है कि जो उनकी मानसिकता है, जिस मानसिकता को उन्होंने बना के रखा हुआ है कि नहीं पढ़ने जाना है, हमारी मुसलमानों की नौकरी नहीं लगती है, तो ये सब रहा है। क्योंकि हम मुस्लिम समाज से आती हैं और आपने बताया कि एनवायरनमेंट ऐसा है, ऐसा देखा भी जाता है कि मुस्लिम समाज में खासकर लड़कियों की एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल, वही मानसिकता की बात मैं मानसिकता की आप बात कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो सोचते हैं कि हम क्यों पढ़ाएं, कौन सी हमारी नौकरी लगनी है। तो जो उनकी मानसिकता बना दी गई है वो ये बना दी गई है कि अगर पढ़ेंगी लड़कियां तो उन्हें नौकरी मिलनी ज़रूरी है और हमारे लिए नौकरी ज़रूरी हो जाती है। तो वो मानसिकता इसलिए बना दी गई है। और वैसे भी गांधी जी भी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि शिक्षा की हमें जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनके साथ साथ आजीविका से भी शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। तो वो उनकी बात भी सही है, वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो जो हमारे मैं भी खुद मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, तो जो मैंने देखा है, जो मैंने भी सहा है, तो मैं आपको वो सब बता रही हूँ कि क्या रहता है, कैसी मानसिकता। आप जैसे बता रही हैं कि पढ़ने के बाद नौकरी लगना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा भी तो देखा जाता है पढ़ने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में, हमारी बात करें डेली लाइफ में, हमें बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिल जाती है, हम डिसीज़न अच्छे से ले सकते हैं, हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। तो वो भी तो एक फ़ायदा अच्छी पढ़ाई का हो सकता है। ज़रूरी बिल्कुल नौकरी वो मानसिकता बना दी गई है ना कि अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें नौकरी चाहिए, आपसे नौकरी करवाएंगे फिर, और वो भी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं कर सकती। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि नौकरी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों को बढ़ावा देना ही नहीं चाहते हैं। अब तो खैर देने लगे हैं, अब चीज़ें बढ़ गई हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं वो बात कर रहे हैं कि प्राथमिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें महिलाओं को, अपने देश की बच्चियों को उतनी शिक्षा तो देनी चाहिए जितने से उनका सामाजिक विकास हो सके। तो वो भी एक सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। जो आपने बात की है कि उन्हें अच्छा सीखने को मिलता है, वो चीज़ें डेली रूटीन में उतार पाती हैं,
तो वो भी इसी बात को कह रहे हैं। वो बात ही नहीं कर रहे हैं कि हमें पढ़ लिखने के बाद अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। वो आपने जो बोला वो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ेंगी तो अगर ऐसा है कि वो आगे नौकरी नहीं करती हैं तो आगे जैसे शादी होती है उसके बाद बच्चे होते हैं तो उनको भी पढ़ाने में मतलब क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है और अगर माँ के पास अच्छी शिक्षा है तो वो डेफिनेटली कि बच्चे को आगे अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल वही बात है। आप अभी तक मतलब जो आप ये एनजीओ चला रहे हैं कितनी लड़कियों को आप पढ़ा चुके हैं, क्या कराते हैं आप बेसिकली एनजीओ में, आप क्या कराते हैं? बेसिकली देखो हमारे देश में एक बड़ी ही कमी है जो मैं कहूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस चीज़ों की। सबको सब कुछ पता है लेकिन जो है जागरूकता नहीं है चीज़ों को लेकर। जैसे मैं आपको बात करूं, एक अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी पैड्समैन, तो उससे बहुत ही जागरूकता फैली थी लड़कियों में। तो मैं लड़कियों को देखती थी पहले, जैसे जैसे मैं गांव गई हूं तो मैंने खुद से देखा है कि लड़कियां वहाँ पैड्स के रूप में जो घर के फटे पुराने कपड़े होते हैं वो यूज़ करती थी। तो मुझे लगता है कि जो कमी है वो लैक ऑफ अवेयरनेस की है। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है और हम चीज़ों को लेकर, उनकी हेल्थ को, उनके न्यूट्रिशन को और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जैसे गांव की अगर हम बात करें, गांव में सिर्फ एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हर समाज में अगर हम बेसिकली गांव की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं की पढ़ाई पे भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। उनकी हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और वैसे भी एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो मैंने देखी है। वो कहते हैं कि मैं खिलाने पिलाने की बात करती हूँ, लड़कियों को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए। जैसे एनीमिया है, लड़कियों में एनीमिया रहता है, हमारे देश में देखा जाता है बिल्कुल। तो उसमें वो कहते हैं कि हम इनको दूध पिलाएं तो कौन सा ये हल चलाएंगे, हम इनको अच्छी डाइट दें। तो ये भी बड़ी एक हंसी वाली मानसिकता मैंने देखी है गाँव में, क्योंकि डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी फीमेल बॉडी में, क्योंकि फीमेल बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत रेदर देन मेल बॉडी से ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपने बताया एनीमिया की है, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो इस चीज़ का आप अवेयर कैसे कर रही हैं वहाँ पर जाके लड़कियों को? आप प्रॉपरली आप उनको क्लासेस दे रहे हैं, स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हम लोग स्कूल में भी जाते हैं और जैसे कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो हम उससे भी, जैसे 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, गांधी जयंती होगी, तो हम लोग ऐसे भी इन अवसर पे भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। और बाकी इन अवसर के अलावा हम गाँव में भी जाते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं, जागरूकता फैला रहे हैं हम चीज़ों को लेकर। अभी तक कितनी लड़कियों को आप अवेयर कर चुके हैं, कितनी लड़कियों को पढ़ा चुके हैं? पढ़ाने की बात करूं तो पढ़ाने में हमने, पढ़ाई में सिर्फ मैं एक पॉइंट की बात नहीं करूंगी कि मैंने कितनी लड़कियों को पढ़ाया है। मैंने शुरुआत अपने गांव से ही की थी पढ़ाने को लेकर। तो मैंने महिलाओं को भी काफ़ी एजुकेट किया है और छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको भी किया है। और जो दूसरी मतलब 18 से 24 के बीच में जो लड़कियाँ हैं उनको भी मैंने अवेयर किया है, पढ़ाया है। आपके इस एनजीओ में कितने लोग आपके साथ हैं? मेरे साथ तो जो हमने मिलकर बनाया था वो तो शुरुआत मैंने खुद से ही की थी। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग आए हैं, जुड़े हैं, तो कम से कम होंगे 600 से अबव 600 से अबव लोग आपके एनजीओ से जुड़े हुए हैं। फंडिंग की अगर मैं बात करूं तो फंडिंग कैसे अरेंज होता है आपका? फंडिंग की अभी तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी क्योंकि फंडिंग अभी नहीं हो रही है और ना ही कोई फंडिंग कर रहा है। क्योंकि अभी जब शुरुआत होती है तो शुरू में आपके साथ चैलेंजेस रहते हैं। तो मेरा जो भाई है वो हम खुद, मैं उतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे हमारी फैमिली बैकग्राउंड अब अच्छा हो गया है। तो मुझे सपोर्ट मेरा भाई करता है और फाइनेंशियली मेरा भाई सपोर्ट कर रहा है मुझे, तो मैं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे लोग आएंगे, साथ देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे काम में तो लोग जुड़ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। अच्छा, आपके एनजीओ का नाम है पाकिर, तो ये पाकिर का क्या मीनिंग? पाकिर जो जब मैंने एनजीओ बनाने का सोचा था तो मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है, क्या नाम रखना है। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी और मुझे जो नाम रखना था वो मुझे अपने आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखना था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम जी है। तो मैंने उनके नाम से पाकिर लिया है। तो पाकिर एक उर्दू नाम है, तो पाकिर द एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी, तो वो मिलकर बन जाता है पीस। और पीस एक तरह से डिफाइन भी करता है शांति को। तो जैसे लॉकडाउन का टाइम रहा था, खासकर तो लॉकडाउन मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तभी आया था जब लॉकडाउन लगा। अच्छा। तभी मुझे बनाने का लगा कि यार ठीक है, अब करने का मौका मिला है तो मैं काम करती हूँ। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से ही
स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि नाम का क्या मतलब है और आपको लॉकडाउन से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है। एनजीओ के बारे में हमने जान लिया। अब कुछ जो इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो वुमेन्स से रिलेटेड हैं, जी। पहले मैं मुस्लिम समाज की बात करूं जी, जी। तो हिजाब जो है उस पे बहुत से मतलब बहुत से कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं। तो हिजाब को आप क्या कहेंगी कि ये एक लड़कियों की खुद की पसंद है या सामाजिक या परिवार के दबाव से ये हिजाब पहना जाता है? मुझे लगता है हिजाब जो इस्लाम, आपने मुस्लिम समाज की बात की है, तो मुझे लगता है कि इस्लाम समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके लिए पर्दा बताया गया है। तो पर्दा जो बताया गया है, जो मुख्य रूप से पर्दा बताया गया है वो आंखों का बताया गया है कि आपकी आंखें नहीं दिखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिजाब आपने पूरे फेस को कवर कर लिया है, पूरी बॉडी कवर की हुई है, लेकिन आपकी आंखें दिख रही हैं, आपने देखा भी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि लड़की की चॉइस पे कि आप हिजाब पहनना चाहती हैं, नहीं पहनना चाहती हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि आपको हिजाब पहनना ही है, ये कोई रूल है बना दिया गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपका सब कुछ दिख रहा है लेकिन आपने सब कुछ ढक लिया और आपकी आंखें दिख रही हैं, तो ये पर्दा नहीं है और ये हिजाब का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं मानती। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें ये हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। पर्दा बताया गया है इस्लाम धर्म में, लेकिन वो आंखों का बताया गया है। ऐसा होता है कि आपने ऊपर से हिजाब पहन लिया और नीचे से आपने लोअर टी शर्ट पहन लिया, तो वो एक तरह से जिस्म की नुमाइश करना भी गलत बात है। तो पर्दा तो मुख्य रूप से आंखों का ही बताया गया है इस्लाम। लेकिन जो ये हिजाब को लेके कंट्रोवर्सीज होती है स्कूल्स में, हम देखते हैं कि लड़कियों को हिजाब पहन के जाना ज़रूरी है, वो लोग उनकी बोलते पसंद हैं। है, वो उनकी पसंद है कि वो चाहती हैं कि हम हिजाब पहने, उनको अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा कि और भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो नहीं पहनती है, जैसे मैं खुद हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है तो मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ जहाँ आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको जो करना है, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकती हैं, लेकिन इसको थोपा नहीं जा सकता। आप किसी पर थोप नहीं सकते कि आपको हिजाब पहनना ही है। तो ये सामाजिक दबाव आप इसे बताएंगी? नहीं, सामाजिक दबाव ही कह सकते हैं, या मैं नहीं कहूँ, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। अब एक चीज़ है 3 तलाक। जी। 3 तलाक अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, जी। तो 3 तलाक जो ये ख़त्म हुआ है, ये प्रथा, कुप्रथा बोलेंगी या प्रथा बोलेंगी, जी, बिल्कुल। जो ये ख़त्म हुआ है अभी, आप इसे सही मानती हैं? क्या ये जो ये ख़त्म हुआ है ये सही है? और अगर हाँ, तो ये ज़रूरी क्यों था? ये बिल्कुल ज़रूरी था। अब ऐसे आप और मैं बैठे हैं, सपोज करें आपने मेरे को बोल दिया कि आपने मजाक मजाक में 3 तलाक बोल दिया, तो वो तलाक हो जाती थी। ऐसे इस्लाम धर्म में बोला गया कि आपको 3 तलाक हो जाएगी, फिर आपको उसकी ही इद्दत करनी पड़ेगी। इद्दत जो होती है वो भी एक प्रथा होती है। 4 महीने 10 दिन की इद्दत करनी होती है आपको। फिर आप 4 महीने 10 दिन की इद्दत करेंगी, फिर आप दूसरे किसी मर्द से, किसी पुरुष से शादी करेंगी, फिर आप उससे तलाक लेंगी। तो मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और मैं नहीं मानती कि ये सही है। और जो हुआ है 3 तलाक को जो ख़त्म कर दिया गया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया है। एक मैं आपको बताती हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, उसमें ये है कि एक महिला थी, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बच्चा करना चाहती, हमारे जितने बच्चे हैं बहुत हैं, एटलीस्ट उनके 5 से 6 बच्चे थे। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगी, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो 3 तलाक को ऐसे भी देखा गया है कि चीज़ें ऐसी भी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हुआ है सही हुआ है, ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म की सामाजिक दबाव के कारण उन पर थोप दी जाती हैं महिलाओं पर। तो महिलाओं के अधिकार को लेकर आप क्या कहेंगी इस्लाम धर्म में? महिलाओं के बहुत सारे अधिकार हैं जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं और मुझे लगता है कि अब तो खैर मिलने लगे हैं। अब महिलाएं खुद सामने आ रही हैं। 3 तलाक का जो मुद्दा था वो भी एक महिला ने खुद ने कोशिश की है, और फिर महिलाएं साथ आई हैं तो वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे अधिकार हैं जो ख़त्म हुए हैं, जिनके लिए महिलाओं ने कोशिश की है। तो ऐसी क्या वजह रही है कि अब महिलाएं सामने आ रही हैं, अब महिलाएं मतलब एकजुट होकर इन कुप्रथाओं के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रही हैं? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले इसलिए ऐसा नहीं होता था क्योंकि उस टाइम उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना सब नहीं था जो आजकल है। अब तो आधुनिक ज़माना है, महिलाओं के पास फ़ोन भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं वो, तो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और बदलाव ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। इस्लाम में 4 शादियों को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या 4 शादियां होना ज़रूरी है या सही है? आपने 4 शादी की बात की है, तो 4 शादियाँ पहली जो थी
जो 4 शादियों की आपने बात की है उसके पीछे का जो सिद्धांत रहा था, मतलब मैं उस वक्त की बात करूँगी, उस टाइम ये था, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं मोहम्मद साहब जी, तो वो ये करते थे कि अगर कोई महिला की विधवा हो जाया करती थी तो वो उसके पालन पोषण, उसके भरण पोषण के लिए ये करते थे कि उससे निकाह कर लेते थे, ताकि कोई, अब आप देखेंगे आधुनिक ज़माने में देखेंगे कि कोई महिला विधवा है, उसकी कोई हेल्प कर रहा है कोई पुरुष, तो उसको गलत नज़र से ही देखा जाता है, उसको गलत ही समझा जाता है। तो उस टाइम ये था कि उसको गलत ना बोला जाए, उसको गलत ना कहा जाए, तो इस वजह से वो निकाह कर लेते थे। और बस अब जो आधुनिक समय में देखा जा रहा है उसके पीछे ये रीज़न नहीं है, इसके पीछे ये सिद्धांत था कि वो चाहते थे कि महिलाओं को समाज में एक अच्छी रिस्पेक्ट मिले, एक अच्छी नज़र से देखा जाए, ना कि उसको गलत समझा जाए। वो उनकी अच्छाई के लिए था। और आजकल आप आधुनिक ज़माने में देखती हैं तो फ़ायदा उठाया जाता है कि हाँ मेरे को 40 साल में प्यार हो गया है 20 साल की लड़की से, तो ये भी बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब आप जैसे इस्लाम धर्म पे अपने समुदाय के बारे में खुलकर बात कर रही हैं, तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है और अब भी ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं, 60-70 साल के कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी शादी छोटी बच्ची से करा दी जाती है, तो वो कहाँ तक सही है? वो तो देखो, वो तो सभी उसमें हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केवल मुस्लिम समुदाय में ऐसा हो रहा है, वो तो सबको प्यार हो रहा है। ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार की खुशी से करा दिया जाता है। जैसे 10 साल की बच्ची है, उसका निकाह करा दिया जाता है एक आधे उम्र के इंसान के साथ। इसे आप चाइल्ड मैरिज भी कह सकती हैं। हाँ, चाइल्ड मैरिज कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे रोका जा सकता है? इससे देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है लड़की का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उसका खुद का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं पता है कि मेरी शादी एक कितने उम्र दराज आदमी से हो रही है, तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। 10 साल की बच्ची को कैसे पता होगा? 10 साल की बच्ची को मैं कह रही हूँ ना, शिक्षा, स्वामी विवेकानंद जी भी यही कह रहे हैं कि उनको अवेयर करो, शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं और होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा तो उस बच्ची के माँ बाप के लिए है ना, कि जो ऐसा काम करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी आपकी बात सही है, लेकिन उनका ये भी है कि वो मानते हैं कि जैसे उसके पास ज़्यादा वो प्रॉपर्टी हो गई, या उसके पास ज़्यादा पैसा है, या फिर उसके पास और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में उसको अच्छी प्रतिष्ठा दिला सकती हैं, तो वो इस वजह से भी करते हैं शादी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय में ऐसा हो रहा है, ये सभी समुदाय में ऐसा देखा गया है। सभी समुदाय में हो रहा है। आप इसे सही मानती हैं, गलत? मैं तो इसको सही नहीं मानती हूँ। इसको आप कहाँ से सही मानेंगे? एक 10 साल की बच्ची एक 50 साल के इंसान के साथ कैसे रह सकती है, बताइए? तो ये संभव नहीं है। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगी? लव जिहाद की अगर आपने बात ही कर दी है, तो मैं लव जिहाद अगर मैं भारत के कंटेक्स्ट में बताऊं, देखो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आप लव जिहाद से बच नहीं सकते। अब आप स्कूल कॉलेज में हम सब साथ पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चीज़ें होती हैं, यंग एज में ये चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम अगर प्यार हो जाता है या जो भी हो जाता है किसी, अब आप ये तो नहीं देखेंगे कि ये मेरे समुदाय का है, मैं इससे ये सोच के करूँगी कि ये मेरे समुदाय का है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग मिलते हैं, तो फिर अगर उनकी शादी हो जाती है, वो एक दूसरे की समझ पाते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर वो इसको लव जिहाद कह देते हैं कि हाँ ये लव जिहाद कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आप भारत जैसे देश में लव जिहाद से तो नहीं बच सकते। लेकिन नाम बदलकर, नाम छुपाकर अगर ये प्यार किया जाए और शादी की जाए, और लड़की को नहीं पता है कि ये कौन से समुदाय से, लड़के ने नाम छुपाया हुआ है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि लड़की का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर उन चीज़ों को फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है ये। तो मुझे लगता है कि लड़की, क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि बाद में ऐसा होता है कि मर्डर हो जाते हैं, या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केस सामने आते हैं, तो तब ये लव जिहाद आप इसे नहीं मानेंगी? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही नहीं है। वो तो एक गलत फ़ायदा उठाना हो जाता है कि आपको आज़ादी दे दी गई है और आपने उन चीज़ों को फिर गलत कदम उठाकर उन चीज़ों को गलत कर दिया है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। चाहे किसी भी समाज में, चाहे किसी भी समाज में हो। अच्छा, रीसेंट टॉपिक ऐसा चल रहा है, आतंकवाद को लेकर मैं आपसे बात करूंगी। आतंकवाद को लेकर बहुत सी गलतफहमियां या भ्रांतियां ऐसी फैलाई जाती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो उसमें एक चीज़ और निकल के सामने आती है कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा जाता है। क्या सच में आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ना सही है? आतंकवाद
क्या कहेंगी? नहीं नहीं, देखो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। पहला तो ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और ना ही आतंकवादियों का कोई धर्म होता है। लेकिन अगर आप भारत के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं कि आतंकवादी जो हैं, हमारे देश में गरीबी है और अशिक्षित लोग रहते हैं, बेरोजगारी है और 65% से ज़्यादा यूथ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में आतंकवाद फैलाना आसान है, आतंकवादी बनाना भी आसान है, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाता है। अब आप देखती हैं लेबर कोस्ट देखती हैं आप, तो बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर कोस्ट बहुत कम है। तो इसी वजह से ये रहता है कि हमारे देश में आतंकवादी बनाना भी आसान है, वो फिर चाहे किसी भी धर्म से आते हों। लेकिन उनको इस्लाम धर्म से, इसलिए आतंकवाद को इस्लाम धर्म से इसलिए जोड़ दिया जाता है क्योंकि इस्लाम धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में फॉलो किया जाता है, जिसके मानने वाले पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो वो उन्होंने वो बना दिया है कि जो इस्लाम, क्योंकि गलत चीज़ें धर्म के नाम पे फैलाना वो थोड़ा उनके लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए लेकिन जो पहलगाम में जो हुआ अभी रिसेंट में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर, या जो हिंदू थे हिंदू पूछकर उन्हें मारा गया, तो उस पर क्या कहेंगी आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू, मैंने आपको बताया ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो उन्होंने अगर ऐसा पूछा है तो मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं। हालांकि एक मुस्लिम आतंकवादी हमले में वो भी शहीद हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिनके अपनों की डेथ हुई है वहाँ पे, जो उन्होंने शहीद सिर्फ हुए ऐसे हैं। किया है कि पुरुष को ही सिर्फ टारगेट किया है कि हाँ, वो देखते हैं कि ठीक है, हम इनको देख लेते हैं, ये हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या क्या है, तो वो इस वजह से रहा है। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है। आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं मानती हैं आतंकवाद का कोई धर्म होता है। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण आज के टाइम में बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, गर्ल्स एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने घरेलू हिंसा की बात की है और आपने उसमें सशक्तिकरण भी जोड़ा है, तो मैं एक महिला की आपको बताऊंगी, एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने देखा है। तो मैं एक महिला से मिली थी, वो घर में ही रहती थी। थोड़ा उसके ऊपर इस चीज़ का दबाव था कि तुम्हें घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो वो उसको बहुत मारता पीटता था। जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी पीते हैं लोग, सिगरेट पीते हैं, तो वो उसकी स्किन से बुझाता था, उसके फेस पे, उसकी गर्दन पे तो ब्लैक स्पॉट बने हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाएं भी नहीं बताती हैं। मैंने बोला कि आपके साथ ये ऐसे कैसे हुआ है, उसने मुझे बता तो दिया मेरे दबाव डालने से। लेकिन मैं मानती हूँ कि जिस दिन महिलाएं खुद से सामने नहीं आएंगी, खुद से नहीं बताएंगी, तो उस दिन घरेलू हिंसा ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि मैं उनके लिए कितना ही कर लूँ, लेकिन वो अगर खुद से मेरे साथ नहीं आएंगी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। क्या वजह रहती है कि महिलाएं सामने आके बताती नहीं हैं उनके साथ जो हुआ है, वो नहीं जग जाहिर करती हैं? वो इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहता है। पीछे का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। वो सोचती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी कर दी है, और पेरेंट्स का भी ये रहता है कि पेरेंट्स भी उन्हें कहते हैं कि बस तुम्हें उनके साथ रहना है, उन्हीं के साथ निभा करना है। तो वो उनके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि आप घर आएंगी, आपके भाई आपको रखें ना रखें, आप अगर केस कर देंगी तो वो आपका साथ देंगे नहीं देंगे। तो उनके ऊपर भी बहुत सारे सामाजिक दबाव रहते हैं, तो वो इसलिए सामने नहीं आ पाती हैं। इसलिए महिलाओं में शिक्षा और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और वैसे भी इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मोहम्मद साहब जी, उन्होंने कहा है कि औरत को मारना और औरत पे जुल्म करना दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। तो ऐसे मारना उसको, वो रमज़ान का जो टाइम होता था, जब रोज़ा अफ्तारी का टाइम होता था, वो उसको तब भी मारता पीटता था। तो मुझे लगता है कि जिस दिन महिलाएं अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर थोड़ी समझदारी दिखाएंगी तो घरेलू हिंसा थोड़ा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि उनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की प्रगति की अगर हम बात करें तो सामाजिक दबाव सबसे बड़ा कांटा, अगर हम बोलें तो सामाजिक दबाव एक कांटा बनता है महिलाओं की प्रगति में। इसे कैसे रोका जाए? इसको मैंने आपको बताया ना कि जिस दिन महिलाएं खुद से आगे आएंगी, खुद से खड़ी होंगी कि हमें इसको पीछे छोड़ना है, हमें इसके खिलाफ़ लड़ना है, तो उनकी प्रगति में भी कोई, देखो एक महिला की होता ही है, चाहे वो किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से हो, अच्छे बैकग्राउंड से ना हो, एक महिला के साथ चैलेंजेस रहते ही हैं। आज तो खैर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से आंकता हूँ कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो मैं भी इस बात को देखती हूँ। और सामाजिक दबाव तो देखो रहता ही है, हर महिला के साथ है, हर लड़की के साथ है, ये तो रहेगा।
चलिए, लास्ट में बस ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपका जो एनजीओ है, अगर ये वीडियो देखकर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो आपके एनजीओ की हेल्प करना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहें, तो वो कैसे दी जा सकती है? वो हमारा एक यूट्यूब चैनल है, वो उस पे हमें मेल कर सकते हैं, उस पे हमारी मेल आईडी भी है, और वो हम जो सोशल ऐप्स हैं उन पर भी वो हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर भी है, वो उस पे हमें कॉल कर सकते हैं। लास्ट आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी अपने एनजीओ की तरफ से, जो महिलाएं सुन रही हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं? मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि मैं जिस तरह से मैं आई हूँ, मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, मैं भी बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ आई हूँ। आज मैं आकांक्षा मैम के सामने बैठी हूँ और बात कर पा रही हूँ। ये मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट आया है, ये भी मेरी एक स्ट्रगल के बाद आया है। तो हर महिला को, हर लड़की को अपने हिस्से का स्ट्रगल करना चाहिए, और जहाँ तक मैं पहुँची हूँ उन्हें भी वहीं तक पहुँचना चाहिए, और तभी समाज की प्रगति हो सकती है और हमारे देश की प्रगति हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि महनाज जी ने कहा, और हमारा भी यही मानना है और सभी का यही मानना है कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जब तक महिलाओं में अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक वो खुद के लिए बढ़ चढ़कर खुद आगे नहीं खड़ी होंगी, तो महिलाओं का हक और कोई नहीं दिला सकता है। महिलाओं का हक खुद उन्हें वो खुद दिला सकती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला पॉडकास्ट। महनाज जी, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू।